राना ऑनलाइन इजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग चल रहे हैं पढ़ने अपना हिंदी, है ना। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। हेलो फ्रेंड्स, राना ऑनलाइन इजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। जैसा कि हम आपको फर्स्ट वीडियो में ही हम आपको बता दिए थे कि हिंदी को जो है, हिंदी के बारे में हमने आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बताया था कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो हम लोग उसी के सिस्टम के हिसाब से अपना पहला चैप्टर वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्णमाला, क्योंकि हिंदी की स्टार्टिंग ही वर्णमाला से होता है। तो सबसे पहले हमें वर्णों की संख्या, वर्णों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वर्ण होते क्या हैं, वर्णमाला क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। फिर उसके बाद आएगा उसमें वर्ण, जब जानेंगे तब आपका आएगा कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों के सामने सबसे पहले जो मेन टॉपिक होगा, सबसे पहले जो हम लोगों का मेन टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ण। ठीक है, इसमें जो हम लोग सबसे पहले जो पहले टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे उसमें पहले पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। जब वर्ण पता हो जाए तब हम लोग कहेंगे वर्णमाला क्या होता है, तब वर्णमाला को पढ़ेंगे। जब वर्णमाला पता हो जाए तब हम लोग कहेंगे वर्णमाला के अंतर्गत जो आपके स्वर और व्यंजन आ रहे हैं, वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन आ रहे हैं, तब हम लोग इसके बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, तो चूँकि हमारा जो चैप्टर है यह क्या है, वर्णमाला। अब हम लोग शुरू करते हैं वर्णमाला। क्या है, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला जानने से पहले हम लोग जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, देखिए, तो वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, यानी वर्ण से ही भाषा की उत्पत्ति होती है, स्टार्टिंग होता है कहाँ से, वर्ण से। अब वर्ण किसे कहते हैं, सबसे छोटी इकाई वर्ण। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, जब वो शुरू में बोलना शुरू करता है तो अ करके बोलता है, यानी कि क्या होता है, वो एक वर्ण का उच्चारण करता है, वर्ण बोलता है। बाद में जो है कि यही यह जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जो ये ध्वनि निकलता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, जो ध्वनि निकलता है। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला से पहले हम लोग इसको जाने कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं। तो हम लोग वर्ण को जानने के लिए लिखेंगे क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसी ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, जब आप वर्ण जान गए तो आप वर्णमाला बताइए। ये जान लीजिए कि इसको जानते रहिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये ध्वनि होती है। ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। और इसी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, हम लोग देखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। आज तो मैं ये सब लिख रहा हूँ, कल से मैं लिखूँगा नहीं, या तो मैं पहले से लिख दूंगा ताकि थोड़ा सा वीडियो का टाइम पीरियड कम हो जाए। ठीक है, हमें अपलोड करने में आसानी रहे, आपको देखने में आसानी रहे। इसलिए कल से मैं प्रयास करूँगा, या तो मैं पहले लिख ही दूँगा तब समझा दूँगा, क्योंकि लिखने का समय ताकि बच जाए। ठीक है, तो वर्णमाला में हम लोग वर्ण को पढ़ा, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। और चूँकि वर्ण जब अगर वर्ण कहते हैं तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। चूँकि इनकी वर्णों की संख्या कितनी होती है ना, वर्णों की संख्या कितनी होती है, अगर कहा जाए वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, अगर इनकी संख्या के बारे में पूछा जाए तो आप इनकी संख्या को, केवल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, 52।
लेकिन इसी वर्णों की संख्या में अगर दूसरे आधार से पूछा जाए, दूसरे आधार से, तो का मतलब इसका क्या है? दूसरा आधार का मतलब अगर ये पूछे आपसे वर्णों की संख्या उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और दूसरा आपसे पूछे लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, तो आप सोचिए उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45, समझ रहे हैं? उच्चारण के आधार 45, लेखन के आधार पर कितने हैं? 52। अब इस चीज़ को याद अच्छे से रखिएगा, क्योंकि वर्णों की संख्या होती है 52, ठीक है, 52, लेकिन उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45, और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। यहाँ क्या है? उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 52, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या ये क्या है? 52। यहाँ 45 है, वहाँ 52 है, ठीक है। अब ये 45 में क्या है? इस 45 में क्या है आपका? इस 45 में आपका क्या है? 10 आपके क्या है? ये 10 आपके क्या है? स्वर हैं, और आपके 35 जो है आपके क्या है? ये व्यंजन है। 35 क्या है? व्यंजन है। अभी आप स्वर व्यंजन के बारे में नहीं जान रहे हैं, अभी बस केवल आप इतना जानेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 और उच्चारण के आधार पर व्यंजन जो है आपके 35 है। अभी बस इतना जानेंगे, अभी हम आगे स्वर बताएंगे, स्वर होते क्या हैं, व्यंजन होते क्या हैं। लेखन के आधार पर हम जब शुरू करते हैं तो इसको हम लोग 3 आधार पर बांटे हैं। लेखन के आधार पे थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं, तो इसमें 13 स्वर आपके मिले। लेखन के आधार पर 13 स्वर आपके, ये 35 आपके व्यंजन हैं ही, 35 व्यंजन। लेकिन लेखन के आधार पे वर्णों की संख्या जो 52 है, इसमें 4 आपको मिले हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। 4 आपको मिले हैं संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन है क्या? संयुक्त व्यंजन है क्या? तो हम लोग कहेंगे छ, त्र, ज्ञ, इसके बाद आपका है स्र। छत्र ज्ञ स्र, ये छ जो है आधा क और षटकोर स से बनता है, और ये जो त्र है ये आपका आधा त और र से बनता है। जो ज्ञ है आधा ज और जो है इ से बनता है, और जो स्र है ये बड़ा वाला आधा स और प्लस र से बनता है, ठीक है। अभी बस केवल आप इतना ही जानेंगे, अभी बस केवल आप इतना ही जानेंगे, ठीक है। क्योंकि हम आपको क ख ग अभी तो हम आपको बताए नहीं लिखने के लिए, अब आपको व्यंजन जब शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे। बस आप यहाँ बस केवल आप इतना ही जानेंगे यहाँ पे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, लेखन के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, और उच्चारण के आधार पर अगर आपसे कहें कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो आप आंसर बताएंगे इनमें से कोई नहीं। याद रहे, उच्चारण के आधार पर संयुक्त व्यंजन नहीं है, केवल लेखन के आधार पर संयुक्त व्यंजन हैं। उनकी संख्या कितनी? 4, ठीक है, और बाकी वर्णों की संख्या है 52। अब हम लोग चलते हैं स्वर पे, है ना, कि अब यहाँ स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, क्योंकि बात बढ़ गई। उच्चारण के आधार पे जो है 10 स्वर 35 व्यंजन, यहाँ 13 स्वर 35 व्यंजन, 4 संयुक्त स्वर। तो बात आई कि ये है क्या, अब स्वर व्यंजन क्या है। तो हम लोग चलते हैं अब किस पे? स्वर पे। कि स्वर होते क्या हैं, स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। चलिए, तो स्वतंत्र रूप से वर्ण कौन कौन से बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग स्वर क्या है। देखिए, स्वर की परिभाषा क्या है? क्या हमने बोला अभी? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्दों को, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को, शब्द को नहीं भाई, वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग स्वर कहते हैं। अब इनमें स्वरों की संख्या, अभी हमने आपको बताया था कि जो आपने देखा वहाँ पे स्वरों की संख्या, ठीक है, स्वरों की संख्या। स्वर किसे कहते हैं?
जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण होते हैं उन्हीं को हम लोग स्वर कहते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या जो है 11 होती है। कितने? 11। बस केवल देखिए, अभी इसमें कई आधार पर स्वरों की संख्या पूछा जाता है। बस आपको केवल कहे स्वरों की संख्या तो उत्तर आप बताएंगे क्या? 11। स्वरों की संख्या आपसे पूछे तो आप बताएंगे 11। लेकिन अगर आपसे कहे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? दूसरा आपसे कहेगा लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? और इसके बाद फिर कहेगा मूल स्वरों की संख्या। देखिए 3 क्वेश्चन बने हुए हैं आपसे। देखिए मूल स्वरों की संख्या होती है 11, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 13, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। अब आप ध्यान से देखिएगा, उच्चारण के आधार पर 10 स्वर कौन कौन से हैं? 10 स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, फिर है उ, ये है ए, ये है आपका ओ और औ। ये आपके 10 हैं, 10 स्वर हैं। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर हैं। जबकि लेखन के आधार पर क्या होंगे? लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है। ये 10 तो हैं ही आपके, ये 10 जो है इसमें हैं ही, लेकिन 3 और बढ़ गए हैं। जो बड़े हैं हम उसी को लिख रहे हैं, बाकी ये 10 हैं इसमें। समझ रहे हैं ना? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ हैं। इसमें 3 और बढ़े हुए हैं। 3 कौन से बढ़े हुए हैं? एक आपका बड़ा है इसमें री, और इसमें एक आपका बड़ा है अंग, और एक आपका है अ। मतलब 10 ये हैं और 3 ये और बढ़ के लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या हो गया 13। अब मूल स्वरों की संख्या जब आपसे पूछे तो आप बताएंगे 11। कैसे 11? कि ये 10 तो हैं ही, उच्चारण के आधार पर जो बोलते हैं ये 10 तो हैं। इसमें मात्र केवल एक री जो है केवल बढ़ गया है, री इसमें केवल आ गया है, इसलिए उसकी संख्या कितनी हो गई? 11। ध्यान रहे, मूल स्वरों की संख्या में केवल इसमें जो है जो 10 स्वर हैं इसमें री बढ़ा हुआ है। जबकि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या पूछे तो आप इसी में आपके री अंग अ भी जोड़ देंगे लेखन के आधार पे। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर पूछे परंपरागत आधार पर स्वरों की संख्या तो भी आप बताएंगे 13। लेखन के आधार पर या परंपरागत आधार पर स्वरों की संख्या क्या होती है? 13। अब हम लोग देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण, है ना? स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है? स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधार पर इनको विभाजित किया गया है, ठीक है ना? इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन स्वरों के वर्गीकरण के में देखा गया तो उच्चारण ऑब्लिक लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 3, ठीक है? काल के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 3, जीभ के खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 3, मुख द्वार मतलब जीभ के खुलने के आधार पर जो जीभ आपके ऊपर जो तालू में टच करती है और जो फिर आकर के ऊपर वाले दांत से टच करती है, मतलब जीभ के खुलने के आधार पे ये जो है आपके स्वरों की संख्या 3। और मुख द्वार के खुलने के आधार पे जब आप बोलते हैं तो आपका मुख द्वार जो खुलता है उसके आधार पे स्वरों की संख्या है 4। ओठों के आधार पे, जो ओठों के बनावट के आधार पे आपका जो है क्या है, स्वरों की संख्या 2 है। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे उसमें भी स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है। और घोषत्व के आधार पे, घोषत्व का मतलब क्या होता है? कंपन। घोषत का मतलब क्या होता है? झंझाट, कंपन, ठीक है? यानी अगर आप जैसे स्वरों का उच्चारण करते हैं तो एक झंझनाहट सी उत्पन्न होती है आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में, तो समझ लीजिए वो घोषत्व के आधार पे जो होता है स्वरों की संख्या। तो जितने स्वर होते हैं वो सभी सघोष होते हैं, सभी सघोष होते हैं, यानी सभी स्वरों को बोलते समय एक झंझनाहट सा, कंपन सा उत्पन्न होता है। इसलिए सभी स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? सघोष बोलते हैं। सघोष या घोष एक ही चीज़ है, ठीक है? सघोष या घोष दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है? चलिए
हम लोग देखिए स्वरों के वर्गीकरण को इतने आधार पर बांटा गया है, क्योंकि आपको इसमें पूरे के पूरे याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें सारे के सारे पूछे गए हैं स्वरों की संख्या। इसीलिए मैं आपसे बताएं कि वर्णमाला से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं इधर के एग्जामों में, और इसका रीज़न है कि वर्णमाला के हर एक एक लाइन में आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। अब भाई पूछ से आपसे मुंह के द्वार खोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको बताने पड़ेंगे। का जीभ के खुलने के आधार पर कितने हैं, ओठों की स्थिति के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है ना, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपको ये बता, क्योंकि अब से ये पूछा गया था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम में पूछा गया था। अन्य ये सभी घोष जो है ये होते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको सबको पता। ये तो बहुत ही बार पूछा गया है कि उच्चारण और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, काल के आधार पर ही पूछा गया है। तो अब हम लोग जो है इसके बारे में चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। कहा गया उच्चारण और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या होती हैं। ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, और इसके बाद तीसरा होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है। इसी तरह काल के आधार पर जब हम आते हैं, काल के आधार पर स्वरों की संख्या है 3, तो काल के आधार पर जब हम लोग स्वरों की संख्या 3 देखें, तो इसमें क्या क्या मिला आपको, इसमें भी आपको मिला क्या, ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका फिर इसमें भी दीर्घ स्वर, और तीसरा मिला आपको प्लूत स्वर। ठीक है, प्लूत स्वर। अब देखिए ये है आपके उच्चारण के आधार पर, उच्चारण लेखन के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त, काल के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। ठीक है। अब हम लोग इसको अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त कन्फर्म रहेगा तभी आपको संधि अच्छे से आएगा, क्योंकि संधि जब पढ़ेंगे तो वहाँ ह्रस्व, दीर्घ का बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है। इसलिए संधि के समय भी इसका आवश्यकता पड़ता है, इसलिए इनको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम लोग स्वरों के वर्गीकरण को, अब हम डायरेक्ट हम इसको बनाएंगे नहीं, हम बस टॉपिक बाय टॉपिक आएंगे। एक बार उच्चारण के आधार पर हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे, फिर काल के आधार पर हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे। इसी तरह जीभ के खुलने के आधार पे, मुख के द्वारा खुलने के आधार पे, ओठों की स्थिति के आधार पे हम एक एक को अब डिफाइन यहाँ से करेंगे। ठीक है। इसलिए अगला जो सेकेंड वीडियो जो हम लोगों का बनेगा, बस मात्र और मात्र केवल बस इन्हीं पे बनेगा टोटल, कि ये क्या क्या हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 हैं, तो कौन कौन से हैं, किन स्वर को हम जो है मुख द्वार खुलने के आधार पे हम जो है बोलते हैं, और जीभ खुलने के आधार पे कि आगे वाले हिस्से से, बीच वाले हिस्से से, है ना, पीछे वाले हिस्से से किस किस भाग से कौन सा स्वर निकलता है, हम लोग इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं हम लोग। आप इन्हीं के आगे स्वरों के वर्गीकरण में कहाँ से उच्चारण और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 3 है, और यहीं से हम लोग पढ़ने शुरू करेंगे। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके बाद आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पूरा कंप्लीट करने में लगभग 2 क्लास लगेंगे, एक कल और एक परसों। 2 क्लास में ये स्वर पूरे आपके कंप्लीट होंगे। इसके बाद तब हम लोग आएंगे व्यंजन पे। ठीक है। क्योंकि स्वर हैं तो 11 ही, लेकिन इनका लफड़ा व्यंजन से कहीं ज़्यादा है। ठीक है। चलिए तो फिर चलते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले जो है टॉपिक के साथ। ठीक है। ओके, बाय।